नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग एससीईआरटी की बुक हमारा पर्यावरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इस बुक के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड को कंप्लीट कर लिया है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस बुक का चैप्टर थर्ड, जो कि है अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। और इस बुक का जो पाठ्यक्रम है और यूपी टेट और सुपर टेट का जो सिलेबस है वो मैच करता है, इसलिए इस बुक को डिटेल में पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस बुक को जो है हम पढ़ाते समय आपको ये भी बताते चलेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो यूपी टेट में आ सकते हैं या पहले पूछे गए हैं। तो चैप्टर थर्ड, जिसका नाम है अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। अपशिष्ट यानी कि वेस्ट मटेरियल। अब सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे अपशिष्ट क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि हम अपने दैनिक जो कार्य करते हैं उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसे हम लोग अपशिष्ट कहते हैं। नॉर्मली बोलचाल की भाषा में इसे कूड़ा करकच या कचरा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आगे। इस प्रकार अपशिष्ट वे पदार्थ एवं वस्तुएं होती हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती, जिनको हम फेंक देते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में इसे हम कचरा कहते हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट नॉर्मली सबको पता होगा क्या होते हैं। ये घर, ऑफिस, कारखाने, अस्पताल, यातायात के साधनों, खेत खलिहान, परमाणु केंद्रों से तरह तरह के अपशिष्ट पदार्थ निकलते रहते हैं। ये पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों रूप में हो सकते हैं। ठीक है, यानी जो कचरा है वो हमारा ठोस और लिक्विड और गैस के फॉर्म में भी हो सकता है। आगे इस बुक में कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे कि कचरे के प्रकार इसमें दिए गए हैं कि जो अपशिष्ट है उसके कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो वो है ठोस और द्रव और गैस। ठीक है, और लास्ट में एक आता है ई कचरा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो होते हैं उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो ठोस में देखेंगे तो सब्जी एवं फलों के छिलके, टूटे फूटे बर्तन, कांच, प्लास्टिक एवं लोहे के अनुपयोगी सामान, घर एवं कारखानों से निकली राख, खेत खलिहान से निकलने वाले विभिन्न फसलों के डंठल एवं भूसी आदि ठोस अपशिष्ट के उदाहरण है। ठीक है, ठोस अपशिष्ट को भी आगे चल के दो कैटेगरियों में बांटा गया है। एक वो हैं जो सड़ गल जाते हैं, जैसे फलों एवं सब्जियों के छिलके, खराब भोजन, मनुष्य या जंतुओं का मल, ये जो है सड़ गल जाता है, इसलिए इसको जो है एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। और दूसरा होता है जो है क्या कहते हैं कि दूसरे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो स्वयं नष्ट नहीं होते। ठीक है, और एक बात और कि जो ये ठोस अपशिष्ट होते हैं इनमें वे जो सड़ गल जाते हैं उनको जैविक कचरा कहा जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। अगर पूछ लिया जाता है कि जैविक कचरा क्या होता है तो ठोस अपशिष्ट के वे जो है कचरे जो कि स्वयं जो है सड़ या गल जाते हैं उनको जैविक कचरा कहा जाता है। और दूसरे जो प्रकार होते हैं ठोस अपशिष्ट के जो स्वयं नष्ट नहीं होते और पर्यावरण में किसी न किसी रूप में बने रहते हैं। ठीक है, इनको दूसरी कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे कि कारखानों से निकला हुआ रासायनिक कचरा या फिर पॉलीथीन या फिर प्लास्टिक या फिर धातु के टुकड़े। ये जो ठोस अपशिष्ट के उदाहरण हैं ये स्वयं नष्ट नहीं होते। इनको आप कहीं मिट्टी में भी दबा देंगे या कहीं फेंक देंगे तो वो उसी अवस्था में काफ़ी समय तक पड़े रहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं कि सड़ने गलने वाले तथा ना गलने वाले कचरों को गीले एवं सूखे कचरों के रूप में बांटा जा सकता है। ठीक है, आगे यहाँ पे दिया गया है बच्चों के लिए एक जो है कुछ कचरे के प्रकार दिए गए हैं और उनसे यहाँ पे सूखा कचरा और गीला कचरा अलग करने के लिए इस बुक में दिखाया गया है। ये बच्चों का कार्य है, इससे आपसे नहीं मतलब है। आगे हम लोग देख लेते हैं द्रव अपशिष्ट। अब द्रव अपशिष्ट में कौन कौन से आते हैं कि जैसे नालियों एवं सीवर का गंदा पानी। ठीक है, जो हमारे घरों से नालियों में जो है सीवर में जाता है गंदा पानी, या फिर जो फैक्ट्रियां हैं उनसे जो गंदा पानी निकलता है, चमड़ा शोधन के बाद या विद्युत उत्पादन केंद्रों के बाद या उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी या विषैला द्रव, ये जो है द्रव अपशिष्ट की कैटेगरी में आता है। अब आगे यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये बच्चों के लिए कुछ वर्क दिया गया है। अगला जो तीसरा प्रकार है गैसीय अपशिष्ट। पहले हम लोगों ने देखा ठोस अपशिष्ट, उसके बाद दूसरा था द्रव अपशिष्ट और तीसरा है गैसीय अपशिष्ट। अब इसमें देखेंगे कि लकड़ी एवं कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं,
परिवहन साधनों से निकलने वाला धुआं, यानी जो यातायात के साधन है, हमारी जो गाड़ियां हैं, इनसे जो धुआं निकलता है, और इसके साथ ही कूड़ा करकट एवं मरे हुए जीवों को सड़ने से निकलने वाली गैसों की दुर्गंध आदि गैसीय अपशिष्ट होते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो गैसीय फॉर्म में होते हैं, चाहे वो धुआं हो, चाहे वो कोई विषैली गैस हो, चाहे वो यातायात के साधनों से उत्पन्न धुआं हो, ये सभी जो है गैसीय अपशिष्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे चूल्हे, अंगीठी, सिगरेट, बीड़ी आदि से निकलने वाला धुआं। धुएं में कार्बन के ऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ हानिकारक गैसें या ठोस कणीय पदार्थ भी होते हैं। ठीक है, यह धुआं गैसीय अपशिष्ट का मुख्य उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग देख लेते हैं, जो समझने वाली चीज़ है, अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैटेगरियों में बांटा गया है कि कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ जो है कहाँ कहाँ से मिलते हैं। इसको यदि आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे इंपॉर्टेंट है ई कचरा। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि ई कचरा क्या होता है। ई कचरा मतलब इलेक्ट्रॉनिक कचरा, यानी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं, जैसे कि हम लोग देखेंगे टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, हमारा मोबाइल फ़ोन है, कंप्यूटर है, सीडी है या बैटरी है, ये सभी जब ख़राब हो जाती हैं या फिर काफ़ी समय यूज करने के बाद जब ये कचरे में बदल जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, तो इनको हम जहाँ भी कहीं रखते हैं तो इस प्रकार के कचरे को ई कचरा कहा जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले कचरे के अंतर्गत सभी तरह की फैक्ट्रियों एवं मिल, जैसे कि कसाई घर हो गया, शराब की भट्टी, टेक्सटाइल, पेपर, स्टील मिल्स से निकलने वाले ठोस एवं तरल कचरा होता है। ठीक है, उससे ठोस कचरे भी निकलते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी गंदा जल भी निकलता है। थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट से निकलने वाली राख, धुआं, गर्म पानी और रेडियोधर्मी पदार्थ सभी औद्योगिक कचरे के रूप में आते हैं। तो यहाँ पे एक इसके पहले हम लोगों ने देखा था ई कचरा, और यहाँ पे जो ये देख रहे हैं कैटेगरी, ये है औद्योगिक कचरा। ठीक है, तो कैटेगरी जो है अपशिष्ट की बांटी गई है। इसको अगर आप इस बुक को पूरा समझते चलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो इससे यदि आपसे ई कचरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है प्रश्न, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप सही से आंसर लगा सकेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं कृषि क्षेत्र के लिए कुछ जो है जैविक एवं अजैविक अपशिष्ट होते हैं, जैसे कि सूखी पत्तियाँ, डालियाँ, भूसी, उर्वरक एवं कीटनाशक निकलते हैं। ठीक है, यातायात के समस्त साधन गैसीय अपशिष्ट के रूप में मुख्य स्रोत हैं। वाहनों से निकलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट है, जो कि वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। तो देखिए, जो जैविक जो ठोस अपशिष्ट में कैटेगरी थी जैविक कचरा वाली, उसमें क्या था कि उसको यदि आप मिट्टी में उसको दबा देते हैं तो वो कुछ दिन बाद स्वयं जो है अपने आप जो है अपना फॉर्म चेंज करके मिट्टी में परिवर्तित हो जाता था। तो उसमें जो है कृषि क्षेत्र में भी वो कचरे आते हैं। आगे हम लोग देख लेंगे कुछ चिकित्सीय अपशिष्ट होते हैं जो अस्पतालों से निकलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखेंगे अस्पतालों एवं दवाखानों से निकलने वाला कचरा जो होता है, जैसे कि पट्टी होती है, बैंडेड होते हैं, खराब दवाएं होती हैं, या उपचार से में प्रयुक्त रुई हो गई, सिरिंज हो गई आदि बहुत हानिकारक होते हैं। इनसे क्या होता है, इन अपशिष्टों से जो है क्या कहते हैं, इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार के कचरे जो होते हैं इनको कहीं जो है ऐसे स्थानों पर रखना चाहिए या नष्ट करना चाहिए जहाँ पे इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई हो। आगे हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी या चक्रवात, इनके बाद भी जो है कुछ जो है मलबा, लावा, राख आदि निकलता है जो कि वातावरण में एकत्रित होता है। तो ये भी एक प्रकार का जो है अपशिष्ट पदार्थ है। आगे कुछ जो है बच्चों के लिए होमवर्क यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ से ध्यान देना है कि अपशिष्ट संग्रह का प्रभाव, यानी कि जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यदि उनका हम संग्रह करते हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यहाँ से खूब प्रश्न पूछे गए हैं, तो यहाँ पे देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार के अपशिष्ट निकलते हैं। यदि ये अपशिष्ट इकट्ठा होते हैं तो पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, आगे कुछ इससे एग्जाम्पल हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। सबसे पहला है कि दिसंबर 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री में मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न खूब पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप वनडे एग्जाम देते होंगे तो आपको ये प्रश्न कई बार मिला भी होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड
पेस्टिसाइड्स की फैक्ट्री थी जहां से एक गैस निकली थी जिसको शॉर्ट फॉर्म में MIC भी कहा जाता है, यानी मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी जो कि दिसंबर 1984 में हुई थी, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेथिल आइसोसाइनाइड, इसे शॉर्ट फॉर्म में MIC भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था कि इस गैस ने शहर के लाखों लोगों को प्रभावित किया था और हजारों पीड़ितों की मृत्यु हो गई थी। अन्य लोग जीवन काल के लिए अनेक बीमारियों जैसे कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, अंगों का सुन्न होना आदि से ग्रसित हो गए थे। इस घटना को भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है और ये खूब पूछा जाता है। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि यह घटना जो है कब हुई थी? तो यह हुई थी दिसंबर 1984 में। कौन सी फैक्ट्री थी? यूनियन कार्बाइड की थी। और जो है कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मेथिल आइसोसाइनाइड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MIC कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था कि MIC जो गैस है, ये जो है यूनियन कार्बाइड की जो कार्बाइड बनाने वाली फैक्ट्री थी उसमें प्रयोग में लाई जाती थी और उसका लीकेज हुआ था जिससे काफ़ी संख्या में लोग मारे गए थे। अगला जो एग्जाम्पल है यहाँ से अपशिष्ट को एकत्रित करने का, वो है फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीटों को नष्ट करने वाला कीटनाशक, जिसे हम लोग DDT के रूप में भी जानते हैं। अब DDT जो है बहुत ही खतरनाक जो है कीटनाशक था, जिसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म कहीं आप लोग लिख लेंगे। और ये जो है इसका प्रयोग पहले जो है सबसे पहले मलेरिया के मच्छरों को मारने के लिए किया गया था। बाद में कृषि कार्य में भी कीटनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाने लगा। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि ये जो है मिट्टी में काफ़ी समय तक जो है मौजूद रहता था, जिससे क्या होता था कि ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर जो है बुरा प्रभाव डालने लगा और इसको बाद में जो है बंद कर दिया गया इसका प्रयोग। तो DDT का जो है ये क्या है, कीटनाशक है कि नहीं है, ये पूछा जाता है। DDT क्या था? तो ये एक जो है कीटनाशक था और इसका फुल फॉर्म यदि पूछा जाता है तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। ठीक है, अगला जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो एवेस्टॉस। ठीक है, यह एक रेशेदार सिलिकेट रसायन होता है। ठीक है, एवेस्टॉस की चादर होती है। आप लोगों ने देखा होगा यदि आपके घरों या छतों में जो है एक चादर का प्रयोग किया जाता है जो दरवाजे का निर्माण के लिए किया जाता है, या फिर आप अपनी छत को ढकने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते होंगे। फाइबर टाइप की एक चादर होती है। ये अपशिष्ट के रूप में यदि कहीं फेंकी गई हो या फिर रेशेदार पदार्थ इसका कुछ हमारे शरीर के अंदर चला जाता है तो इससे हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, यह एवेस्टासिस नामक बीमारी का कारण बनता है। तो ये भी पूछा जाता है कि एवेस्टासिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो एवेस्टॉस की वजह से होती है। अगला जो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है, वो है पारा के बारे में, जो कि है एक मिनीमाता रोग से संबंधित। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पारा एक भारी धातु है जो सामान्यतः तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। यह आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। इसको जब गर्म किया जाता है तो ये डायरेक्ट जो है गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है। वातावरण में घुलने के बाद पारा लंबे समय तक वहाँ पे बना रहता है। यह वायु, जल और भूमि के माध्यम से जीव जंतुओं और मनुष्यों के शरीर में पहुंचकर प्राणघातक हो जाता है। यह जीवों के तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, फेफड़ों और गुर्दों को नुकसान पहुँचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे कि मिनीमाता रोग जो होता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि मिनीमाता रोग किसकी वजह से होता है? तो ये पारे की वजह से होता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि सन 1950 में जापान की एक रसायन फैक्ट्री सिस्को ने मिनीमाता खाड़ी, यानी कि वहाँ पे एक मिनीमाता नाम की खाड़ी थी जिसमें पारे के अपशिष्ट को फेंक दिया था। ठीक है, अब खाड़ी में पाए जाने वाली मछलियों के खाने से वहाँ के लोग जो है तंत्रिका तंत्र संबंधी बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसे मिनीमाता रोग कहा गया। ठीक है, मिनीमाता खाड़ी में वो पारे के अपशिष्ट फेंके गए थे जिसको मछलियों ने खाया और मछलियों को बाद में वहाँ के स्थानीय निवासियों ने खाया तो उनके अंदर एक नई बीमारी बनी जिसको जो है फेफड़ों से संबंधित थी, जिसे मिनीमाता रोग कहा गया। और यही एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनीमाता रोग किसकी वजह से होता है? तो ये पारे की वजह से होता है। ठीक है,
यदि हम लोग पारे को अपने शरीर में किसी भी माध्यम से यदि पहुंच जाता है तो उससे मिनीमाता रोग हो जाता है। अब आगे हम लोग देख लेंगे कि इनका निस्तारण कैसे किया जाता है। तो ऊपर जो आपने चारों पॉइंट देखी यही मेन इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे जो है अपशिष्ट का निस्तारण, ठीक है। अब जो इतने अपशिष्ट हैं, ठोस हैं, गैस है, द्रव है या फिर ई कचरा है, इनका निस्तारण कैसे किया जाए, मतलब इनको कैसे समाप्त किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा जो है चैप्टर ये पूरा लिखा है, इसको आप यदि पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि कचरे के प्रबंधन है तो 4R के जो है रूल सुझाए गए हैं। अब ये 4R के रूल क्या हैं इसको आप जो है समझ लीजिए। अब 4R को अपनाने के लिए इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, पहला है जो R1 यानी रिफ्यूज करना, मना करेंगे, ठीक है। जो कचरे हैं इनको हम लोग अपना मना करेंगे या फिर कम से कम उपयोग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। दूसरा है रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। तीसरा है पुनः उपयोग करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कचरा मिला उसको हम तुरंत बाहर फेंक देंगे, उसको दोबारा यूज में लाने का प्रयास करेंगे। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है रिसाइकिल, इसको पुनर्चक्रण करेंगे, ठीक है। तो इसमें ये 4R का जो रूल है, रिफ्यूज, रिड्यूस और रीयूज और रिसाइकिल, इसको जो है याद रख लीजिएगा। आगे इसमें थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि R1 से क्या होता है। तो इसमें जो मना करेंगे उसमें क्या था कि पॉलीथीन एवं प्लास्टिक के जो बनी वस्तुएं होती हैं उनका उपयोग जो है हम ना करें, ऐसा जो है करने से के लिए दूसरों को भी रोकें जिससे कचरा ना हो, क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जिसको हम जो है रिसाइकिल नहीं कर सकते, वो समाप्त नहीं होती, ठीक है। अगला है उपयोग कम करना, R2। इसमें क्या था कि विभिन्न वस्तुओं का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करें जिससे अपशिष्ट कम निकले, ठीक है। अगला जो तीसरा था वो था कि कुछ ऐसे कचरे होते हैं जिनका प्रयोग पुनः किया जा सकता है, ठीक है। जो तीसरा प्रकार था वो क्या था, रीयूज, ठीक है। तो रीयूज में क्या है कि जैसे कोई अपशिष्ट आपके पास पहुंचा तो उसका आप दोबारा भी प्रयोग कर लीजिए। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो वहां से यदि आप कोई सामान लेते हैं तो आपको एक पॉलीथीन का या कोई बैग मिलता है, वो बैग लेके आप आइए और उसको बाहर मत फेंकिए, उसका आप रीयूज करिए, ठीक है। आपको कहीं अन्य स्थान पे कोई सामान लेके जाना है तो उसी में लेके जाइए, यानी काफ़ी लंबे समय तक आप उसको यूज करिए जिससे वो अपशिष्ट के रूप में बाहर ना पहुँचे, ठीक है। अगला जो है जो था पुनर्चक्रण। अब पुनर्चक्रण क्या है, इसमें क्या है कि जो अपशिष्ट पदार्थ मिले हैं, जैसे कि उसमें कुछ जैविक अपशिष्ट थे जो हमने आपको बताया था, ठोस वाले थे, जैसे सब्जियों के छिलके हो गए या फिर जो है किसी फल का छिलका हो गया या कोई अखबार हो गया या कोई रद्दी कागज़ हो गया, इनको आप कहीं मिट्टी में या फिर किसी कबाड़ी को दे दीजिए जहाँ पे वो रीयूज हो सके, ठीक है, पुनर्चक्रण उसका हो सके। तो इस तरह से जो है अपशिष्टों को जो है हम कम कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी की कुछ और निस्तारण की विधियां, जैसे कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको जलाकर समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिनको जलाया नहीं जाता है, जैसे कि पॉलीथीन और फसलों के डंठल, क्योंकि इनसे जो है वायु प्रदूषण फैलता है, ठीक है। तो कुछ जो है ये बातें ध्यान रखने वाली हैं, यदि आप इसमें से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है कंपोस्टिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेंगे। कंपोस्टिंग क्या होता है कि जो जैविक कचरा है, हमने आपको बताया था कि जैसे फलों एवं सब्जियों के छिलके, जानवरों के मलमूत्र, सूखी पत्तियां, डालियां आदि को गड्ढों में दबाकर मिट्टी से ढक दिया जाता है, ठीक है। इस फिगर में दिखाया भी गया है। तो यदि आप ऐसे कुछ जो जैविक कचरे हैं उनको यदि आप मिट्टी में कुछ दिन तक दबा के रखते हैं तो ये अपशिष्ट 2 से 3 माह में गलकर जैविक खाद में बदल जाते हैं, ठीक है। इस विधि को क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है। जो आप लोगों ने देखा होगा कि कंपोस्ट खाद होती है वो इसी तरीके से बनाई जाती है। जो जैविक कचरा होता है, पत्तियों पेड़ों की सूखी पत्तियां होती हैं या डंठल होते हैं, सब्जियों फलों के छिलके होते हैं, जानवरों के मलमूत्र होते हैं, इन सबको एक जगह पे कुछ समय के लिए दबा दिया जाता है और कुछ समय बाद वो जो है कंपोस्ट होके एक खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। इस तरह से बनी खाद का उपयोग बगीचे एवं खेतों में किया जाता है। कंपोस्टिंग जैविक कचरे का पुनर्चक्रण करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है आपके टेट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और सी टेट वगैरह में भी इस टाइप के जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है लिख के जो है दिए जाते हैं या फिर ऐसे फिगर के माध्यम से वहाँ पे पूछा जाता है। तो कंपोस्टिंग क्या है कि जैविक कचरे का पुनर्चक्रण का यानी रिसाइकिल का एक सबसे अच्छा तरीका है। ये लाइन आपके एग्जाम के लिए
इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जैसे एक लाइन यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि इसे भी जानिए। इसमें क्या है कि अजैविक ठोस कचरा जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, धातुओं के टूटे सामान या खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का निपटान कबाड़ी को दे देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो लोग ले जाके किसी स्थान पे उसको बेचते हैं और वो जाके किसी स्थान पे उसका रिसाइकिल किया जाता है जहाँ पे उसके लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, तो जो हमारा ई कचरा है और जितने भी हमारे प्लास्टिक के सामान हैं और कांच या धातु की बनी वस्तुएं हैं उनको कबाड़ी को देना चाहिए। ठीक है, उसको किसी स्थान पे ऐसे ही खुले नहीं फेंकना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कि जो और हैं कि आपने ऐसे शहर में भी देखा होगा, ये बच्चों के लिए दिया गया है कि इस प्रकार के कंटेनर रखे जाते हैं। एक में लिखा होता है गीला कचरा, एक में सूखा कचरा, कि आपको गीले कचरे को और सूखे कचरे को अलग अलग रखना चाहिए जिससे उनको रिसाइकिल करने में भी आसानी होती है। आगे कुछ यहाँ पे देखेंगे तो द्रव अपशिष्टों के पदार्थों को निस्तारण के बारे में बताया गया है कि जैसे यहाँ पे देखेंगे जो द्रव अपशिष्ट होते हैं, जैसे हमारे घर का जो गंदा पानी निकलता है या फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी निकलता है, उसको क्या किया जाता है, उसका शोधन किया जाता है। उसको जो है उसकी जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको अलग करके तब उसको नदियों में बहाया जाता है। यदि वो डायरेक्ट किसी नदी या नाले में जाता है तो वो जो है उसके स्वच्छ जल को भी प्रदूषित कर देता है। ठीक है, तो हमारे जो घरों में क्या होता है, इसके लिए सीवेज सिस्टम जो है लगाए जाते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फैक्ट्रियों के द्वारा लगाए जाते हैं कि जो उनसे गंदा पानी निकलता है उनको जो है वो छान कर जो है बाद में नदियों तक वो पहुँचाएँ। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है द्रव अपशिष्ट का निस्तारण किया जाता है। आगे जो है गैसीय अपशिष्ट का निस्तारण कैसे किया जाता है, तो इसके लिए जो ईंट भट्ठे होते हैं, उद्योगों या फैक्ट्रियों की जो चिमनियाँ होती हैं उनको ऊंचा किया जाता है। उनकी एक जो है लिमिट होती है कि उनको हाईएस्ट ऊंचाई पर रखा जाता है कि जिससे उससे निकलने वाले जो हानिकारक गैसें हैं वो ऊपर चली जाएं और जो हमारा वायुमंडल है, जो हमारे आसपास की गैसें हैं वो प्रदूषित ना हो। ठीक है, तो अपशिष्टों के निस्तारण हेतु कुछ सरकारी प्रयास भी किए जाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर या क्षेत्र पंचायत स्तर पर या जिला पंचायत स्तर पर। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आप इसको भी पढ़ लेंगे तो आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे ग्राम पंचायत स्तर पर क्या क्या किया जाता है, जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण कराया जाता है और उसकी नियमित सफाई कराई जाती है। आपकी कॉलोनी में, आपके गांव में इस प्रकार की व्यवस्था आपके ग्राम प्रधान द्वारा कराई जाती होगी। आगे देखते हैं कि सार्वजनिक कूड़ा घरों एवं घूर गड्ढों का निर्माण कराया जाता है। कुओं एवं तालाबों की नियमित सफाई और उनकी ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है। सार्वजनिक शौचालय बनाए जाते हैं और पर्यावरण स्वच्छता के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाता है। ये सभी जो कार्यक्रम हैं ये ग्राम पंचायत स्तर पर कराए जाते हैं, यानी आपके गांव के जो प्रधान होते हैं वो कराते हैं। ठीक है, या आपके जो है कॉलोनी में जो होते हैं लोग वो कराते हैं। आगे जो है क्षेत्र पंचायत स्तर पे यानी ब्लॉक स्तर पर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि नालों नालियों का निर्माण एवं रखरखाव का कार्य किया जाता है। सार्वजनिक शौचालय कूड़ा घरों का निर्माण और उनका रखरखाव कराया जाता है और गोबर गैस या बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाती है। धुआं रहित चूल्हों का उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। जलाशयों की सफाई कराई जाती है और सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है। वृक्षारोपण क्या होता है कि हमारे वायु प्रदूषण में भी, ध्वनि प्रदूषण में भी जो है मददगार होते हैं, तो इसलिए वृक्षारोपण का भी कार्य किया जाता है। और जिला पंचायत या नगर पालिका स्तर पर क्या क्या कार्य किए जाते हैं, जिसमें गोबर गैस या बायोगैस संयंत्र की स्थापना की जाती है और उनका रखरखाव किया जाता है। कूड़ा घरों का निर्माण किया जाता है, उनका रखरखाव किया जाता है और कचरे का नियमित निस्तारण किया जाता है। ठीक है, जो आपके नगर पालिका या आपका नगर निगम होगा वहाँ पे देखिए कूड़ा गाड़ी भी आती है सुबह, या फिर वो लोग जो है सफाई कर्मी लोग होते हैं वो कूड़े का जो है एक निश्चित स्थान पे होता है वहाँ पे ले जाकर उसका रिसाइकिल करते हैं। आगे क्या है कि नालों और सीवर लाइन की सफाई और उसका निर्माण कार्य कराया जाता है। तालाबों एवं जलाशयों की सफाई कराई जाती है और सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण और उनका रखरखाव कराया जाता है। तो ये कुछ जो है सरकारी प्रयास हैं या सरकारी कार्य हैं जो कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत स्तर पर कराए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। बाकी का यहाँ पे जो है अभ्यास प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ये बच्चों के लिए है। यदि आप इसका यहाँ से रिवीजन करना चाहते हो कर सकते हैं। अपशिष्ट किसे कहते हैं आप यहाँ से देख लेंगे। ठोस, द्रव एवं गैसीय अपशिष्ट में क्या अंतर होता है, इसके दो उदाहरण बताने हैं। गैसीय अपशिष्ट पदार्थों के स्रोत कौन कौन से हैं। अपशिष्ट संग्रहों के दुष्प्रभाव का उदाहरण सहित समझाना है कि जो अपशिष्ट
संग्रह हैं इनके दुष्प्रभाव कौन कौन से, जैसे हमने आपको बताया MIC गैस का जो है रिसाव हुआ था भोपाल में 1984 में। मिनीमाता रोग जो है वहीं से फैला था कि जहाँ से मिनीमाता खाड़ी में पारे के जो है अपशिष्ट फेंक दिए गए थे। तो अपशिष्टों के संग्रह से दुष्प्रभाव भी होते हैं, उनको आपको यहाँ पे बताना है। शोक पिट बनाने की विधि, जो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उसकी बनाने की विधि जो है यहाँ पे आपको बतानी है। ई कचरा किसे कहते हैं इसको आपको बताना है। जो इलेक्ट्रॉनिक कचरे होते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं होती हैं, इनका निस्तारण यदि पूछा जाता है तो इनको जो है कबाड़ी को दे देना चाहिए, ठीक है। इनको कहीं ऐसे खुले में नहीं फेंकना चाहिए। और कारखानों से निकलने वाले जल नदियों में बहाने से पहले क्या उपाय करने चाहिए, ठीक है। तो उसका क्या होता है, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उनकी स्थापना की जानी चाहिए, जिससे उन पानी को स्वच्छ बनाकर तब नदियों में डाला जाए। आगे प्रत्येक घर में शौचालय क्यों होना चाहिए, ठीक है, इसको आपको यहाँ पे बताने हैं। और कुछ प्रश्न जो यहाँ पे सही करने के लिए हैं, सही और गलत बताना है इसमें। उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, ये सही है। अपशिष्ट पदार्थों से हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है, ये भी सही है। अपशिष्ट पदार्थ ठोस, द्रव या गैस के रूप में होते हैं, ये भी सही है। आगे इस प्रकार से कुछ जो है अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको आप जो है यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो ये रहा चैप्टर 3 जो कि हमारे टेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट था, जिसमें कौन कौन से पॉइंट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट थे उसको भी हमने आपको बताया। अब आगे हम लोग जो है इसका चैप्टर 3 अगली वीडियो में देखेंगे।